हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो ऑफ ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत पांडे। और ईटी नाउ स्वदेश पर आपको स्वदेश टॉकीज के जरिए मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज। आंकड़ों और बिजनेस की भारी भरकम दुनिया के बीच कुछ फल तो हल्के फुल्के होने चाहिए और आपका मूड सेट करने के लिए हम इस खास एंटरटेनमेंट शोज के में आपको बहुत सारे रंग दिखाएंगे, जहां पर आपको लेटेस्ट रिलीजेस के रिव्यू मिलेंगे। इसके अलावा हम बिजनेस चैनल हैं, तो बिना नंबर्स के कैसे बनेगी बात, तो होगी बॉक्स ऑफिस की ऐसी आंकड़ों की बात और उस पर चर्चा जो कि फिल्मों के चढ़ते उतरते ट्रेंड से आपको वाकिफ कराएंगे। नए जमाने के दर्शकों के साथ हमें ख्याल है गुजरे जमाने के चाहने वालों का, तो गोल्डन एरा में लिए चलेंगे आपको। होगा एक खास सेगमेंट बॉलीवुड बाइस्कोप। इसके अलावा बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें भी पहुंचेंगी। कुछ न्यूज ऐसी आती है एंटरटेनमेंट की दुनिया की जो ट्रेंडिंग होती हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सजेगा सितारों का संसार और इसके साथ ही होगा और भी बहुत कुछ। वक्त वक्त पर स्पेशल सेगमेंट भी हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं स्वदेश टॉकीज का और सबसे पहले स्वदेश की समीक्षा। तो अगर समीक्षा की बात करें तो आज वैसे तो कोई बड़ी हिंदी फिल्म खास तौर पे रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हॉलीवुड की एक मशहूर फ्रेंचाइज मैग का दूसरा पार्ट जरूर रिलीज हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी है। फिल्म मैग 2 को लेकर मेरी पहली राय, ये टोटल टाइम पास मूवी है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और खासकर बच्चों के साथ ये फिल्म देखने जाइए और मैं यकीन से कह रहा हूं कि आपको ये पैसा वसूल मूवी लगेगी। गजब के एक्शन सीन्स हैं, खास करके जो अंडर वाटर थ्रिल है वो तो जबरदस्त है, दमदार है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि ये हटके फिल्म होगी, सरप्राइज एलिमेंट होगा, तो वहां आपको निराश होना पड़ सकता है। 1975 में स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था जॉज, याद होगा आपको। और इस फिल्म के बाद से ही शार्क अटैक की कहानियों पर, उनके आतंक पर कई कहानियां बड़े पर्दे पर आती रहीं और उन्हीं में से ये भी एक सीरीज है। पिछली फिल्म की अगर हम बात करें तो वो साल 2018 में आई थी और उस वक्त भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार की कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन जायंट फिशेस ने अब बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। समंदर को पाताल से कनेक्ट करने वाली एक लेयर है, वो टूट चुकी है और सभी पुराने खूंखार जो विलुप्त हो चुके जानवर हैं जैसे डायनासोर्स और बाकी बड़े बड़े लेजर्ड्स, ये भी मछलियों के साथ धरती तक चले आए हैं और इन्हीं के आतंक से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है जैसन स्टेथम पर। वो कमाल के स्टंट करते आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले की अगर हम बात करें तो ये काफी क्लियर है। राइटर्स ने बहुत कसी हुई कहानी को पेश किया है और उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर है कि उन्हें दर्शकों को पूरी तरह से मनोरंजन देना है, थ्रिलिंग एलिमेंट्स देने हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। और यही नहीं, डायरेक्टर बेन ने फिल्म में टेक्निकल ब्रिलियंस को एक अलग ही लेवल दिया है। फिल्म पर उन्होंने कभी भी अपनी पकड़ छूटने नहीं दी है। बेन अपनी पिछली फिल्म से कहीं और बड़े प्रॉमिस के साथ आए थे जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ था और इस ट्रेलर को बहुत जबरदस्त रिसेप्शन मिला था और उन्होंने दर्शकों के साथ कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि उन्हें कुछ ज्यादा ही ऑफर किया है। एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म पूरी तरह से जैसन स्टेथम की कही जाएगी। उनको देखकर दर्शकों को एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि वो इस असंभव से दिखने वाले टास्क को पूरा कर लेंगे और लोगों को बचा लेंगे। फिल्म के अगर हम बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो ये काफी दमदार है, मगर फिल्म की कमियों का कोई बात करें तो ये प्रेडिक्टेबल है। यानी इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है और ये मुझे निराशा हुई, क्योंकि आपको पता चल जाता है, कोई सरप्राइज वैल्यू नहीं होती है और इस वजह से इस तरह से दिक्कत होती है। साथ ही पूरा फोकस जैसन के किरदार पर है तो बाकी के कैरेक्टर छुप से जाते हैं। फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये फिल्म देखिए, खासकर बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन वीकेंड वॉच है। तो ये था हमारा रिव्यू मैग 2 को लेकर और चलिए अब बात कर लेते हैं हम बॉक्स ऑफिस के। बिजनेस चैनल है तो बिना नंबर्स के, बिना नंबर गेम के बात नहीं बनेगी। तो अब दिखाते हैं आपको
बॉक्स ऑफिस का हाल। और सबसे पहले आपके सामने कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ तस्वीर पेश करना चाहेंगे। और बॉक्स ऑफिस के जरिए जरा देखिए, पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी। जी हां, और इस फिल्म ने अब तक भारत में 73 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड अगर कमाई की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका है। पहले वीकेंड की अगर बात करें तो फिल्म ने लगभग 46 करोड़, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों में 46 करोड़ कमाए थे। अब मंडे टेस्ट यानी वीकडेज में इस फिल्म ने मंडे टेस्ट पास किया और 7 करोड़ का कलेक्शन इसने किया। और ये कंसिस्टेंसी बनी हुई है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लगभग इसी तरह का कलेक्शन नजर आ रहा है। और अब इस हफ्ते बड़ा विंडो है क्योंकि बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। हॉलीवुड से बस मैग 2 जो है वो कंपटीशन में है, तो बड़ी रिलीज ना होने का फिल्म को फायदा मिलने वाला है। अब जरा हम रॉकी रानी की प्रेम कहानी के इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। तो बजट इस फिल्म का 178 करोड़ का है, भारी भरकम बजट है इस फिल्म का। लेकिन राइट्स के जरिए इस फिल्म ने ज्यादा कमाई कर ली है। म्यूजिक राइट्स इस फिल्म के 30 करोड़ में बिक चुके हैं। अगर हम बाकी राइट्स की बात करें, सैटेलाइट राइट्स, इसके अलावा डिजिटल राइट्स, तो वहां से भी फिल्म की कमाई हुई। सैटेलाइट से 50 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया है, सैटेलाइट राइट से। डिजिटल राइट्स 80 करोड़ में इस फिल्म के बिके हैं अमेजॉन प्राइम को। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जैसा मैंने आपको बताया 100 करोड़ के पार है। अब इन सबको अगर हम टोटल करें, अगर इन सारी चीजों को जोड़ दें तो कुल कमाई अभी तक 260 करोड़ हो गई है। और इस लिहाज से फिलहाल फिल्म 82 करोड़ के मुनाफे में, यानी 82 करोड़ का जो है मुनाफा इस फिल्म को नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये एक तरह का की सक्सेस स्टोरी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की। लेकिन इस ट्रेंड के बाद किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? बॉक्स ऑफिस के बिना हमारा शो अधूरा है, तो नंबर गेम पर बात करने के लिए जाने माने एग्जीबिटर और आशीर्वाद थिएटर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अक्षय राठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। जरा हमें बताइए, नंबर्स तो हमने बता दिए रॉकी रानी के, एक वीक होने जा रहा है, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? क्या ये एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हो सकती है? आगे किस तरह का बिजनेस रहने वाला है? देखिए, जिस तरह का व्यवसाय हुआ है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का, शुक्रवार से बड़ा शनिवार रहा है, शनिवार से बड़ा रविवार रहा है और सोमवार से भी जिस तरह का बिजनेस हुआ है, एक अच्छी सस्टेन लेवल पे हुआ है। ये इस बात को दोहराती है कि ये फिल्म ऑडियंसेस के दिलों में चिपक गई है। और ऐसी फिल्में अगर आप देखें, इस पैंडेमिक के बाद जो भी फिल्में चली है वो हफ्तों तक चलती चली गई है और जो नहीं चली है वो बिल्कुल ही नहीं चली है पहले दिन से। और जिस तरह का पहला हफ्ता रहा है, जिस तरह का सस्टेनेंस रहा है, ये दिखा रहा है कि ये फिल्म अब और चलती रहेगी। इसका जो ऑडियंस है, एक पारिवारिक ऑडियंस है, या जो आप आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ जिस तरह से जाते हैं, उस ऑडियंस के लिए ये ही फिल्म है जो कई हफ्तों तक अच्छा व्यवसाय करती रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आने वाला भी हफ्ता है, जो आज शुरू होता है, इसमें कोई बड़ी हिंदी फिल्म आ नहीं रही है, सिर्फ एक हॉलीवुड फिल्म आ रही है मैक्स 2 नाम की, जो मेरे ख्याल से रॉकी और रानी को बिल्कुल नहीं उसके बिजनेस में एनक्रोच करेगी। और ये दोनों फिल्में इस हफ्ते भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और रॉकी और रानी इस हफ्ते में भी 11 अगस्त तक बहुत अच्छा व्यवसाय करती रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस हफ्ते कोई कंपटीशन नहीं है, तो एक बेहतर रन रॉकी और रानी को मिलने वाला है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, रॉकी रानी को इंक्लूड करें और इसके पहले की दो फिल्मों को और मैं इंक्लूड करूंगा, ज़रा हटके ज़रा बचके, और इसके साथ ही एक फिल्म थी सत्य प्रेम की कथा। अब हम इस पूरे जॉनर को अगर देखें, रोमांटिक फिल्मों का, फैमिली फिल्मों का, तो ये हमेशा से एक बेहतर सेगमेंट रहा है। लेकिन हाल फिलहाल एक्शन की इतनी भरमार हुई कि इस सेगमेंट की फिल्में, इस थीम की फिल्में कम आई हैं। लेकिन सक्सेस स्टोरी कह रही है कि दर्शक अभी भी इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो रोमांटिक और फैमिली फिल्म है वो हमेशा ही बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, वो अकेले फिल्म देखने नहीं जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या अपने परिवार के साथ जाते हैं। कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है हिंदुस्तान में। और इसीलिए इस तरह की फिल्में अगर मनोरंजन से भरपूर हो और जो हमारे दर्शक हैं उनके समय, उनके पैसे और उनके विवेक की इज्जत करें, तो ये जॉनर कभी मेरे ख्याल से आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। और दूसरा, मेरे ख्याल से इस तरह की जो फिल्में हैं हिंदुस्तान में, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो हमारे आम नागरिक हैं, ये सिनेमा में कुछ सीखने नहीं जाते हैं। ये अपने जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, उनसे 2-3 घंटे के लिए मन बहलाने या मन हटाने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं।
और इस तरह की जो हैप्पी गो लकी फ़िल्म्स होती है, जो फ़ील गुड फ़िल्म्स होती है, वो ये सही मायने में करती है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस तरह की फ़िल्में कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, एज़ लॉन्ग एज़ हम उन्हें मनोरंजन से भरपूर बनाएँ। ज़रा हटके ज़रा बचके में वो हुआ, सत्यप्रेम में वो हुआ और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में तो पूरे तरीके से वो हुआ है और इसीलिए ये फ़िल्में इतनी सफल रही है और आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल। अब ज़रा हम फ़ोकस कर लेते हैं अक्षय, आगे आने वाली रिलीज़ेज़ पे। 2 बिग रिलीज़ेज़ आने वाली हैं। एक तो गदर 2 और दूसरी है ओह माय गॉड 2। दोनों एक ही डेट पर आ रही हैं, 11 अगस्त को। किस तरह का अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है? एडवांस बुकिंग भी खुल चुकी है। किस तरह का इस वक़्त किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है? देखिए, दोनों बहुत सफल फ़िल्मों के सीक्वल्स हैं। गदर भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी सिनेमा के एक सबसे आइकॉनिक फ़िल्मों में से एक रही है, बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही है और ओह माय गॉड की भी अपनी एक फॉलोइंग थी, एक कल्ट हिट बनी थी अक्षय कुमार और परेश रावल साहब के साथ। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो फ्रेंचाइज़ वैल्यू है, ये तो दोनों को एक तीव्र पुश देगी ही देगी और उसके अलावा पूरी तरह से निर्भर करता है कि ये जो सीक्वल्स हैं, किस तरह के बने हैं। सीक्वल होने का एक फायदा ज़रूर ये होता है कि जो पहली जो फ्रेंचाइज़ है उसकी फ़ैमिलियरिटी होती है। पर उसका नुकसान ये होता है कि बिकॉज़ ये सीक्वल्स हैं इतने आइकॉनिक फ़िल्म्स की, इनसे जुड़ी हुई बड़ी उम्मीदें भी होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो इन फ़िल्मों के जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, वो इन उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अनिल शर्मा जी और जो टीम है ओह माय गॉड 2 की और सनी देओल साहब हैं, इन सब ने पूरी मेहनत की होगी दर्शकों की इन बड़ी उम्मीदों पे खरे उतरने की। अगर वो होता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि दोनों फ़िल्में बिल्कुल सफल हो सकती है और बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकती है। बिल्कुल, और वाक़ई उम्मीदें इन दोनों फ़िल्मों पर टिकी हैं। हमने देखा कि गदर के साथ लगान भी रिलीज़ हुई थी जब दोनों फ़िल्में टकराई थीं, तो उस वक़्त भी दोनों फ़िल्मों ने ज़बरदस्त कारोबार किया था। इस बार भी उम्मीद यही है कि ये दोनों फ़िल्में बेहतर करें। चलिए, इन सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि हॉलीवुड ने जो है, वो बड़ा ही फ़ोकस बढ़ा दिया है भारत पे। MI7 हो, बार्बी हो, ओपेनहाइमर, ये 3 ऐसी रिलीज़ेज़ हैं जिन्होंने एक तरह से बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट किया है पिछले दिनों। अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? किस तरह से थिएटर बिज़नेस को इन फ़िल्मों ने सहारा दिया है? ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा महीना रहा है इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल जो एक हॉलीवुड फ़िल्म है आई और 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय व्यवसाय कर गई। उसके बाद ओपेनहाइमर आई जो क्रिस्टोफर नोलन की एक आइकॉनिक फ़िल्म है, वो भी 100 करोड़ का व्यवसाय कर गई है और उसके बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई जो फिर से 100 करोड़ का व्यवसाय कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय रहा है हॉलीवुड की, हिंदी की, उसके साथ आप देखिए एक मराठी फ़िल्म है बाईपनवारी नाम की, वो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है। दक्षिण भारत में की फ़िल्में हैं कैरी ऑन जट्टा है पंजाब में, ये सभी फ़िल्में अच्छा व्यवसाय करना शुरू कर रही है और ये इस बात का संकेत करता है कि लोग सिनेमाघरों में वापस आने बड़ी तादाद में तैयार हैं। हमें सिर्फ उनका भरपूर मनोरंजन करना है और उन्हें पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देना है। और हॉलीवुड का जहाँ तक सवाल रहा, आप देखिए कई साल हो गए हैं कि हॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्में हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ग्रॉसर्स में रही है। अगर आप अवतार 2 देखिए या अवेंजर्स एंड गेम देखिए, ये टॉप 5 ग्रॉसर्स ऑफ ऑल टाइम में है हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मार्केट है जो कहीं से भी आए कंटेंट, उसे उसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं हमारे दर्शक। हमें सिर्फ उन्हें पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देना है और वो फिर हिंदी फ़िल्म रहे या तेलुगु रहे या कन्नड़ा रहे या हॉलीवुड रहे, ऑडियंस हमेशा उन्हें सलाम करती है। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने, और वाकई जिस तरह का कंज्यूमर बेस है, हॉलीवुड का फोकस बन रहा है, दक्षिण भारत का फोकस यहाँ पर बन रहा है। अब बॉलीवुड को भी एक तरह से वेकअप कॉल है कि उन्हें अब ढेर सारा मनोरंजन वाला जो कंटेंट है वो बड़े पर्दे के लिए परोसना होगा, जो हाल फिलहाल बॉलीवुड ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस खास विश्लेषण के लिए अक्षय, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए, इसी के साथ अब स्वदेश टॉकीज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जैसा हमने आपसे वादा किया है कि थोड़ा लिए चलेंगे आपको रेट्रो एरा में, और आज हम बात करेंगे मीना कुमारी की, उनकी अनकही कहानी की, आखिर कैसे बनी वो ट्रेजेडी क्वीन। अजीब दास्तां है ये, चलते चलते यूं ही कोई।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा हमने ब्रेक से पहले आपसे कहा था, आज हम बात करेंगे मरहूम मीना कुमारी की। मीना कुमारी महज 38 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो गई, लेकिन 1972 तक मीना कुमारी की वो दिल को चीर देने वाली आवाज़ बड़े पर्दे पर छाई रही। जिस दिन मीना कुमारी का निधन हुआ, उस दिन मुंबई में सुपर सिनेमा में उनकी फिल्म बैजू बावरा की रिलीज थी। कहा जाता है कि लोग ये फिल्म देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चलिए आपको दिखाते हैं मीना कुमारी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अजीब दास्तां है ये, चलते चलते यूं ही कोई। नवाब साहब, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें? ठाड़े रहियो हो बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी आज हमारे बीच भले न हो, लेकिन उनकी सिनेमाई सौगात हमेशा अमर रहेगी। 1 अगस्त मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। बॉलीवुड ने मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया, लेकिन असल में मीना कुमारी की जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। महज 7 साल की उम्र में वो फिल्म लाइन में आ चुकी थी। बाद में मीना कुमारी नाम से फिल्म जगत में छा गईं। पहले उनका नाम बेबी मीना था। 1952 में आई फिल्म तमाशा में वो अशोक कुमार और देवानंद जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आईं। अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार थी मीना कुमारी। औपचारिक पढ़ाई न होते हुए भी मीना कुमारी कई भाषाएं जानती थीं। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने का शौक था। मीना कुमारी जब गुजरी तो उन्होंने अपनी लिखी रचनाएं मशहूर गीतकार गुलजार के पास छोड़ दी। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने डायरेक्टर कमाल अमरोही से ब्याह रचाया था। 10 साल चला ये रिश्ता आखिरकार एक दिन खत्म होना ही था। नींद की दिक्कत और डिप्रेशन से मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। जिस शराब को वो कभी छूती नहीं थी, उसी ने बाद में उनकी जान ले ली। 31 मार्च 1972 को मात्र 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मीना कुमारी ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। कहा जाता है कि दिलीप कुमार से लेकर राजकुमार तक सभी एक्टर्स उनके सामने अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। पाकीज़ा में मीना कुमारी के साथ ट्रेन सीन शूट करते समय राजकुमार की नजर मीना कुमारी के पैरों पर पड़ी और फिर उन्हें उनकी खूबसूरती से प्यार हो गया। वहीं धर्मेंद्र के साथ उनके इश्क के खूब चर्चे हुए, मगर फिल्मी दुनिया में कामयाब होने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और इससे मीना कुमारी अकेली रह गईं। मीना कुमारी बेहद खूबसूरत थी और उतनी ही पॉपुलर, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें सहारे के लिए संघर्ष करना पड़ा और अकेलेपन में ही उनकी जिंदगी गुजर गई। ईटी नाउ स्वदेश के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और चलिए इसके बाद अब आपको बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं, और ये रिपोर्ट है लोगों की बढ़ती हुई उस दिलचस्पी के बारे में जब ओटीटी से भी अब वो कहीं आगे निकल चुकी है। और ये दिलचस्पी है आवाज की दुनिया की ऑडियो स्ट्रीमिंग की। आज जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार और सोनी जैसे ऐप्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं और कई दूसरे ऐप्स पर म्यूजिक सुनने में व्यस्त हैं, तो ओटीटी के एक नए स्पेस नॉन म्यूजिक ऑडियो स्ट्रीमिंग में जबरदस्त बूम देखने को मिला है। पिछले साल सिर्फ भारतीयों ने पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो आइए जानते हैं कितना बड़ा है नॉन म्यूजिक ऑडियो स्ट्रीमिंग सेक्टर और आगे कितनी है ग्रोथ पोटेंशियल। इंस्टा मिलियनेयर ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो उस रात बिलियनियर बन जाता है जिस दिन गरीब होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ा था। वैसे तो ये घिसी पिटी मनोरंजक कहानियों की सीरीज सी लगती है, लेकिन पॉकेट एफएम पर ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ऑडियो शो है। इतना ही नहीं, ऑडियो ओटीटी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल पॉकेट एफएम पर 80 मिलियन से ज्यादा नए यूजर्स जुड़े, जो ज्यादातर टियर 2 शहरों से थे या यूएसए से। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन लोग काम करते हुए
ड्राइविंग करते हुए या सोने से पहले औसतन 110 मिनट तक ड्रामा, साई-फाई, हॉरर, मैथोलॉजिकल सीरीज सुनने में अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन इस फील्ड में पॉकेट एफएम अकेला नहीं है। ऑडिबल, कुकू एफएम और स्पॉटिफाई जैसे नाम भी इसमें शुमार हैं। कितना बड़ा है ऑडियो ओटीटी का बाजार? लंदन बेस्ड रिसर्च फर्म ओमडिया के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 150 करोड़ लोगों ने एक महीने में पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स सुने थे। वहीं भारत में यह संख्या 14 करोड़ के आसपास रही। वहीं बात अगर रेवेन्यू की करें तो साल 2022 में भारतीयों ने करीब 1000 करोड़ रुपए ऑडियो बुक्स, ड्रामा सीरीज और पॉलिटिकल डिस्कशन सुनने में खर्च कर दिए और अनुमान है कि 2027 तक ये आंकड़ा दुगनी से भी ज्यादा होकर 2200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वहीं ऑडिबल की कंट्री मैनेजर शैलेश सावलानी ने बताया कि पिछले साल हमने पेड लिसनर्स की संख्या में 39% की ग्रोथ देखी है, जो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। और चलिए अब बात करते हैं हम उन खबरों की जो कि इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। शुरू करते हैं स्वदेश टॉकीज का टॉप 10। श्रद्धा कपूर अक्सर अपने सादगी भरे अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर वो स्पॉट की गई। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां उनके एक फैन ने घुटनों पर बैठकर फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। वहीं श्रद्धा ने बड़े प्यार से अपने फैन से हाथ मिलाया और उस शख्स के साथ एक फोटो भी क्लिक कराई। फिल्म गदर 2 को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है और इसके अलावा फिल्म में 10 कट्स के सुझाव हैं। कई डायलॉग्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। फिल्म में दंगे के दौरान हर हर महादेव के उद्घोष को हटा दिया गया है। तिरंगे की जगह झंडे शब्द का उपयोग किया गया है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 50 मिनट है। साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया फिर से रिलीज होने जा रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इसी मौके पर राकेश रोशन और ऋतिक ने इसे फिर से आज रिलीज करने का यानी 4 अगस्त को रिलीज करने का फैसला किया। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में उनके अलावा मेल कैरेक्टर के रूप में भी उनकी एक झलक दिखाई जाएगी। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 25 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। राज शांडिल्य इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने इस हफ्ते देर रात खुदकुशी कर ली। मंगलवार को उनकी खुदकुशी की खबर आई। उनके मैनेजर ने बताया कि मुंबई के नजदीक करजत में अपने एनडी स्टूडियो में उन्होंने फांसी लगाई। उनकी उम्र महज 58 साल थी। वो अपना ज्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताया करते थे। शाहरुख की मच अवेटेड फिल्म जवान का पहला गाना जिंदा बंदा रिलीज हुआ है। इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस हफ्ते शेयर किया। गाने में शाहरुख ब्लैक पैंट और रेड शर्ट में काफी यंग उन्हें दिखाया गया है। हजारों फीमेल डांसर्स के बीच जबरदस्त डांस मूव्स नजर आ रहे हैं। जिंदा बंदा की कोरियोग्राफी साउथ के कोरियोग्राफर शोभी ने की है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 इस साल 19 सितंबर को यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में राघव लॉरेंस राजा वेट्टियन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म से राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है। रायका प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर यह शेयर किया। फिल्म के डायरेक्टर पी वसु हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ओ माई गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया पर 25 चेंजेस करने का सुझाव दिया है। इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि फिल्म में अक्षय को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए। संजय दत्त ने सावन के मौके पर मुंबई स्थित अपने घर पर शिव पूजा का आयोजन किया। उन्होंने पूजा की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। संजय दत्त 29 जुलाई को 64 साल के हो गए हैं। संजय लोकेश कनगराज की फिल्म लियो में विलेन के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसमें वो छोटे बाल और भारत का ब्लेजर पहने नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को कबीर खान बना रहे हैं। कबीर ने इससे पहले बजरंगी भाईजान और 83 जैसी फिल्में दी हैं।
तो ये था आज का स्वदेश टॉकीज और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो। कोई सुझाव है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर उन सुझावों को दे सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।